तो लास्ट क्लास हमने कहां पे छोड़ा था? हमने मैक्सवेल साहब के सोच पे छोड़ा था या फिर मैक्सवेल साहब के इक्वेशंस पे छोड़ा था, है ना। और मैंने ये लास्ट क्लास बताया था कि मैक्सवेल साहब अपने थ्योरेटिकल स्टडीज में उन्होंने बताया था कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन सकता है। हालांकि उस कैसे बन सकता है वो मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये बोला था कि उन्होंने अपने पढ़ाई से ये बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता क्या है। सोच रखा था कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से अगर हमारा ईएमएफ जनरेट हो सकता है, जो कि फैराडे साहब ने बोला था, तो क्या एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है? यह सोच मैक्सवेल साहब ने रखा था। और उसी में जब उन्होंने और थ्योरेटिकल पढ़ाई की और स्टडी किया, उन्होंने यह बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जब स्पेस में ट्रैवल करते हैं एक साथ, दोनों बिकॉज दोनों एक दूसरे का सोर्स है, तो दोनों एक साथ ट्रैवल करते हैं स्पेस में, और जब ट्रैवल करते हैं वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। और उन्होंने अपना कुछ कहानी बताया उसके बाद, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं बताया था, या फिर बोल सकते हो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। उसके बाद हमारे इंडियन साइंटिस्ट इन 1885 से, हाँ, इन 1885 तब तक, जब तक ये सोच चल रहा था, जब मैक्सवेल साहब अपना सोच रहे थे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, हमारे इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जेसी बोस करके, बंगाल में थे, और तब इंडिया हमारे ब्रिटिश के अंडर था, वो मतलब आजाद नहीं हुआ था। और उसी दौरान उन्होंने अपने लैबोरेटरी में ये वेव्स बनाया, और उसके साथ साथ उन्होंने जो आज हम वायरलेस कम्युनिकेशन देख रहे हैं, ये जेसी बोस साहब का ही इजाद है। लेकिन एज बिकॉज उस टाइम पे हम बोल सकते हो ऐसा है कि हम फ्रीडम नहीं थे, मतलब हमारे पास फ्रीडम नहीं था, या फिर हम आजाद नहीं थे, और हमारे पास उतने क्या बोल सकते हैं पब्लिश करने के लिए, जैसे आज फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, सब कुछ है, वो तब पब्लिश करने के लिए कुछ होता नहीं था, बस आर्टिकल्स होते थे जो कि इंडिया को उतना इंडिया के साइंटिस्ट लोगों को उतना फेवर नहीं करता था, मतलब बोल सकते हो हर जगह बैसिंग होता है। तो उसी दौरान 1865 में उन्होंने ये चीज कर दिया, और उन्होंने जो रेडियो वेव्स का आविष्कार किया, ठीक है, इन 1860। उसके बाद इन 1887 हर्ज साहब आए, जिन्होंने रेडियो बनाया, या फिर बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी का यूनिट जिस पे रखा गया है वो हर्ज साहब थे। उन्होंने प्रैक्टिकली ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये वेव्स कैसे बन सकता है। लेकिन बिफोर दैट जेसी बोस साहब ने ये सब कर चुका था, और उसी 2 साल बाद ही हर्ज साहब ने इसको एलसी सर्किट, जो हमने एलसी ऑसिलेशन अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको क्या दिखाया था, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। और हमने क्या देखा था, कैपेसिटर और इंडक्टर अगर लगाते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था मैग्नेटिक एनर्जी में। लेकिन यह कंटिन्यू तभी हो पाता जब इंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस ना होता, जो कि मैंने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है। लेकिन एज बिकॉज इंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है तो हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलता है, जो कि अगर आपको याद हो कुछ ऐसा ग्राफ मैंने बनाया था, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रहा था, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं उस सर्किट में से। और वहीं से हर्ज साहब ने उसे प्रैक्टिकली दिखाया कि जो वेव्स वहां से एनर्जी निकल रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब आते हैं, समझते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। मैक्सवेल साहब ने बोला था अच्छा पहले डेफिनेशन लिख लो फिर उसे समझते हैं। चलो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन दोनों मौजूद है। इसको मूव करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, और
और इसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अगर याद हो, हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हम अगर समराइज करें तो अगर एक चार्ज स्टेशनरी है, अगर एक चार्ज क्या है, रेस्ट में है, मतलब उसका वेलोसिटी कितना है, 0। अगर एक चार्ज Q रेस्ट में है, जिसका वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो 0, अगर 0 में है, देन वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है या नहीं करता, करता है। अब अगर मैं एक चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करवा दूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करवा दूं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में मिलता है। अगर याद करो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट कब होता है, जब चार्ज मूव करता है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी मिलता है। लेकिन अगर मैं एक चार्ज को क्या कर दूं, एक्सिलरेट कर दूं, मतलब एक, देखो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, यहां पे भी चार्ज मूव कर रहा है, यहां पे भी चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन मेरा कितना है, 0 है। लेकिन अगर मैं एक चार्ज को मूव कर दूं विद वेलोसिटी v और जिसमें एक क्या हो, एक एक्सेलरेशन मौजूद हो, देन हम क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसी के बेसिस पे कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है। तो क्या बोला, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर जनरेट होते हैं तो क्यों जनरेट होते हैं, अगर हमारा एक चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में आ जाए, किस मोशन में आ जाए, एक्सिलरेटेड मोशन में आ जाए, देन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो इसको ध्यान में रखना, तो एक पॉइंट भी लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स भी हम उसे बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए एक्सिलरेटेड चार्ज। अब देखो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये मूव कैसे करेंगे, इसको जरा समझते हैं। मान लो ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये मान लो आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये मान लो आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये सॉरी एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, मान लो जो रेड पेन में मैं बना रहा हूं, जो रेड पेन में मैं बना रहा हूं वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड या बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। मान लो कुछ ऐसा, थोड़ा और लंबा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो रेड पेन में बना ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसका पीक होगा, ये उसका पीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ही पीक होगा, होगा या नहीं होगा। और मैक्सवेल साहब ने ये अपने स्टडीज में ये बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं या एक साथ जाते हैं तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो ये जब दोनों एक साथ कैसे जाते हैं, तो दोनों एक साथ अपने आप से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक अगर ग्राफ ऐसा है तो दूसरा ग्राफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके साथ ऐसे होगा ना, इधर उसका पीक होगा ऐसे। अब इसके साथ है तो इधर उसका पीक होगा और इसके साथ है तो इधर उसका पीक होगा। तो जो इसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक दूसरे के साथ कैसे मूव करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होके मूव करेंगे। अब इसको अगर समझें हम थोड़ा, देखो अगर मान लो ये मेरा जो हाथ ऊपर है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लो जो मेरा हाथ है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये सीधा ऊपर है और ये इस तरफ है, परपेंडिकुलर है ना। तो दोनों कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ये सीधा चलेगा, ये ऐसे चलेगा, और जो वेव होगा वो सीधा चल रहा होगा इन द एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसे चल रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं वेव हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और दोनों एक साथ ऐसे चल रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये क्या होता है, ये हमेशा ट्रांसवर्स ही इन नेचर होता है। क्या होता है, जो ईएम वेव होता है, ईएम वेव वो क्या होता है, इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर क्यों, क्योंकि वो जा कैसे रहा है, एक दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और वो जा रहा है लेकिन सीधा। तो अगर वो आज बिकॉज वो सीधा जा रहा है तो वो कैसा नेचर शो करेगा, वो एक ट्रांसवर्स नेचर शो करेगा। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, और एक बात भी यहां पे ध्यान में रखना कि इन दोनों का जो फेज होता है वो दोनों क्या, कौन से फेज में होता है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। ये दोनों, इनका फेज कैसा है, ये इनका फेज जो होता है वो सेम होता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा सर 90 डिग्री बना रहा है तो π/2 होना चाहिए। अरे बेटा, फेज का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे चल रहा होता तो मैं बोलता कि उनके बीच में कोई फेज एंगल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड तो चल रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पीक पे पहुंच रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी तो पीक पे पहुंच रहा है। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are in the same phase। किसमें, सेम फेज में होते हैं। ठीक है, लिख लो। चलो, अभी अगर 5 मिनट पहले की बात याद करें, मैंने क्या बोला था, एलसी सर्किट में, और एलसी सर्किट में बेसिकली एनर्जी का क्या हो रहा था, फॉर्म चेंज हो रहा था, कहां से कहां, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था ना। और अगर उसमें कोई लीकेज होता था, मतलब जैसे अनडैम्प्ड ग्राफ अगर बनाते हैं तो एनर्जी जो होता था वो निकल जाता था इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितना एनर्जी होगा, और उसी चीज को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, समझते हैं। कुछ नहीं है, 2 लाइन की बात है और बहुत आसान सा चीज है। ऐसा मत सोचना कि कोई रॉकेट साइंस चीज बता दिया या कोई डिफिकल्ट चीज बता दिया, कुछ नहीं। एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस थ्रू विच द वेव ट्रेवल। ठीक है, पर यूनिट कितना एनर्जी वो कैरी करा, पर वॉल्यूम वो कितना एनर्जी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना एनर्जी कैरी कर रहा होगा, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो यहां पे 2 प्रकार की एनर्जी है। एक तो हम बोल सकते हैं 2 प्रकार के फील्ड है, एक है यूई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी रहेगा। इन दोनों को ऐड कर दे तो नेट एनर्जी मिल जाएगा, U विल बी इक्वल टू यूई प्लस यूबी, यूई प्लस यूबी। अब यूई हमारा कितना होगा, यूई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं।
एनर्जी कितना रहता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी रहता है, एनर्जी डेंसिटी पढ़े है ना। वैसे ही यूबी मैग्नेटिक फील्ड में कितना एनर्जी रहेगा, 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, शायद बी स्क्वायर या बी, हाँ बी स्क्वायर ये हो गया। तो नेट एनर्जी कितना हो गया, U इज इक्वल टू 1/2 कॉमन चला गया और बचा कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। कुछ नहीं है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या है, इट इज द एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस थ्रू विच द वेव ट्रैवल। और किसका एनर्जी है, जो वेव कैरी कर रहा है, कैरी कर रहा हो ना, तो बेसिक नॉलेज जानने वाली बात है, कोई बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं। उसके बाद और एक चीज आता है एनर्जी, या बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। क्या है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव कुछ नहीं है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितना एनर्जी जा रहा है, मान लो ये हो गया एक यूनिट एरिया ए, इसमें से पर यूनिट टाइम डेल्टा टी टाइम में जो ईएमएफ जा रहा होगा विथ स्पीड कितना जा रहा होगा, ईएमएफ का स्पीड होता है सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जितना एनर्जी जा रहा होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ। कौन सा रॉकेट साइंस है, डेफिनेशन एक बार लिख लो। तो क्या बोला डेफिनेशन, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू U बाय A इंटू डेल्टा टी। अब U तो आपको यहां से पता है, U का वैल्यू डाल दो, तो ये आ गया आपका क्या, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। कौन सा बड़ा चीज है, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वही तो है। एनर्जी यहां से तो निकाल लो, एनर्जी डेंसिटी, खत्म कहानी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लगता है कि है नहीं सिलेबस में, लेकिन सिलेबस में लिख दिया जाता है कि ईएम वेव्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस तो होता है, समझना कि उसमें कितना एनर्जी है, अगर ईएम वेव निकल रहा है तो इंटेंसिटी कितना है, सब अब डाल देगा क्वेश्चन और तुम बोलोगे सर आउट ऑफ सिलेबस। वो कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए कि आउट ऑफ सिलेबस, छोटे छोटे चीजें हैं, पढ़ लो, कौन सा बड़ी बात है। हालांकि हाँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसमें से, अगर आएगा तो पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ी डालेगा आपका, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं डालने वाला, तो बेसिक फॉर्मूला याद रखो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, जो कि आपके एग्जाम में भी है, सिलेबस में भी है, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लूंगा, बस पढ़ लेना एक बार, थ्योरी है कुछ नहीं है। और तो यहां पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स कुछ लिख दिए हैं, अब इसको याद रख के इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। मतलब जैसे साउंड हमारा एक वेव नेचर होता है ना, साउंड भी हमारा वेव होता है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए जैसे हमें एक मीडियम की जरूरत होती है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ईएम वेव्स प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सच दैट टू फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, हेंस इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है, तो ईएमएफ कैसे जा रहा होगा, ऐसे सीधा जा रहा होगा। तो तीनों के साथ ईएमएफ एट ए पर्टिकुलर टाइम, ईएम वेव तीनों के साथ, तीनों एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, इसीलिए उसका नेचर कैसा, या उसको हम कैसा वेव बोलते हैं, वो उसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा टेबल करके बताया था,
उसके बाद इन फ्री स्पेस स्पीड ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय c इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? सॉरी उल्टा बोल दिया, एप्सिलॉन नॉट होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं? हाँ, मैंने क्या बोला? म्यू नॉट को परमेबिलिटी, देखो फिर से बोल दे रहा हूं, यहां पे म्यू नॉट क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, और उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और जबकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। उसके बाद ईएम वेव फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब अगर दो वेव मिल जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे। या 3 वेव मिल जाते हैं तो उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक बीम से जितना लाइट जा रहा होगा, जितना आप बीम ऐड करते जाओगे उतना उसका एनर्जी, उसका इंटेंसिटी बढ़ते हुए जाएगा। तो इसी बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है कि दो ईएमएफ है, उनका एक इसका इंटेंसिटी समथिंग है, मान लो x, और एक का इंटेंसिटी y है, तो उसका जो मिलने के बाद उनका रिजल्टेंट जो या रिजल्टेंट ईएमएफ बनेगा उसका एनर्जी कितना होगा या फिर इंटेंसिटी कितना होगा। कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ये ईएमएफ हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब बोलोगे सर ये तो सिलेबस में है नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज तो सिलेबस में है। अब प्रॉपर्टीज में से उठा के डाल दिया न्यूमेरिकल, कुछ कर नहीं सकते भाई, कुछ बोल नहीं सकते, तो हर चीज को टच करके जाना जरूरी है। उसके बाद द रेशियो ऑफ वेरिएशन इन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेम टाइम एंड एट ए सेम पॉइंट इज गिवन बाय c इक्वल टू एप्सिलॉन ई नॉट बाय बी नॉट, नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये ई नॉट है, ई नॉट बाय बी नॉट। ई नॉट क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? सी, ये जो रेशियो है ये हमें क्या देता है? ये देता है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड या रेशियो ऑफ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो ये फॉर्मूला याद रखना, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, ई नॉट होता है। ई नॉट मतलब पीक वैल्यू ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? एनर्जी ऑफ ईएमएफ इज द सम ऑफ एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय, ये जो मैंने क्या दिखाया था, I इज इक्वल टू यू बाय ए इंटू डेल्टा टी बोला था फॉर्मूला ना, उसी में अगर आप u का वैल्यू डाल दो तो आपको इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि है ई नॉट इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन, सॉरी म्यू नॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, क्योंकि प्रॉपर्टीज में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है। तो ये कहानी था प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स की। तो कुल मिलाके जो हमारे 12th के सिलेबस में ईएम वेव का कहानी था वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो और एक टॉपिक इस चैप्टर में बच रहा है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कुछ नहीं है, बस रटने वाला चीज है, लेकिन कल मैं आपको टेबल बना के ऐसे दे दूंगा प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, इतने अच्छे से एक क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ।